क्या होगा कि मैंने ये बात बोल दी ना, अब इसके कोई बंदा इसकी रील बनाएगा, वो सिर्फ इतना सा पार्ट उठाएगा जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि फका वका कुछ नहीं होता, आगे बढ़ो, ठीक। वो इतना सा पार्ट उठाएगा और उसको डाल देगा, ठीक है। अब उसके नीचे जितने फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, उनकी जिंदगी में फकअप चल रहा है, वो लिखेंगे कि हाँ देखो ये सक्सेसफुल हो गया तभी बकचोदी कर रहा है, वरना तो ठीक है। तो मैं उसके कंटिन्यूएशन में भी बोल देना चाहता हूँ कि जो बंदा भी उसको काट के रील बनाए वो आगे की भी बनाए। एक तो मुझे लगता है ये जो रील्स का जो नशा चढ़ गया है ना दिमाग में, ये बहुत खराब है। और मेरी फीड इस टाइम सड़ चुकी है। मेरी फीड पे इतनी गंदी गंदी रील आती है भाई, उन्हें देखने में जो मजा आता है इतनी गंदी, मैं कसम बता रहा हूं, मैं जिसको भेजता हूँ मुझे ब्लॉक कर दे। तो मुझे इतना मजा आने लगा उन्हें देखने में कि मुझे लगता है इससे मेरा कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन मैं डूबने को तैयार हूँ। मुझे ये देखना है कितना गंद मचा सकते हैं लोग। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा इस कॉन्वर्सेशन के बारे में। हर कोई अनुभव सिंह बस्सी का नाम जानता है, पर उनकी ये वाली साइड जो इस पॉडकास्ट में रिवील हुई, इस साइड के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एंजॉय अनुभव सिंह बस्सी ऑन TRS। अनुभव सिंह बस्सी भाई, वेलकम टू TRS हिंदी। कैसे हो आप? क्यों हंस रहे हो? नहीं मैं ऐसे हंस रहा हूँ क्योंकि अभी तक ऐसी एनर्जी थी नहीं ना, इसकी वजह से मैं भी किया। हाँ, ये मेरा ऑन स्क्रीन अवतार है। अब तक कैसी एनर्जी थी? अब तक बात करा था नॉर्मली, एकदम से पगला गया। आजकल किन चीजों के बारे में सोच रहे हो? घर ले रहा हूँ बॉम्बे में, उसके बारे में सोच रहा हूँ। ओके, मतलब रेंट पे ले रहा हूँ ऐसे ही, बस रहने के लिए, क्योंकि बोर हो गया होटल्स में रह के। तो 7-8 दिन ही रहना है। तो उस हिसाब से बैंड्रा में लेने गया था। मुझे नहीं पता था कि पूरा का पूरा बैंड्रा रेनोवेशन में चल रहा है। तो वो हर बंदा ये बता रहा है मुझे कि सारी बिल्डिंग रेनोवेशन में और ये बचे हैं, आप देख लो। और मैं दिल्ली में जिस घर में रहता हूँ, जैसे मैं रहता हूँ हमेशा से, मुझे शौक है कि टेरेस हो कम से कम, या बैल्कनी हो अच्छी बड़ी। बट यहाँ ऑब्वियसली आप वो सब उम्मीद नहीं रख सकते। बट तो मैं टेरेस वाले घर ढूंढ रहा हूँ जिसमें वो मुझे बोल के ले जाते हैं कि हम आपको बैल्कनी देंगे। बैल्कनी के नाम पे वो मुझे दे रहे हैं इतनी बड़ी जगह जितना बड़ा मैं हूँ। तो मैं ही खड़ा हो सकता हूँ वहां पे बस। और उसमें कुछ जगहों पे तो छज्जा बोलते हैं हम लोग उसे, जो घर के बाहर निकालते हैं हम छज्जा। वो बेसिकली कबूतरों के लिए कि तुम बैठ जाओ यहाँ पे आके। वो उसके ऊपर रेलिंग लगा के बोल रहे हैं ये आपकी बैल्कनी है। मैं कहा दिमाग मत खराब करो, कोई ढंग की चीज दिखा दो। वेलकम टू मुंबई भाई। ये मुंबई की वाइब होती है। जिससे मुझे ये मतलब ज्यादा पता नहीं था कि हमेशा होटल्स भी रुकता था मुंबई में। पहली बार घर ढूंढ रहा हूँ तो दुआ और सूरी के साथ रुकता था मैं जब भी आता था उनका घर में। तो वहां पर ये इशू शुरू हुआ था मेरा, मैंने पहली बार ऑब्जर्व किया था। बट उतना दिल से नहीं लिया था क्योंकि मैं नहीं ले रहा था घर, मेरे लिए तो वो जगह थी, मैं जाके रुक जाता था आराम से शांति से। वो दोनों सोचते थे दिन भर इस बारे में। फिर मन्नू के घर रुकता था, वो अकेला रहता तो, और वो अकेला बड़े घर में रहता था तो फर्क नहीं पड़ता था हमें कुछ खास। बट अब मुझे लग रहा है कि हाँ ये सीरियस प्रॉब्लम है यहाँ पे घर छोटे होने की। मैंने ये नोटिस किया कि दिल्ली में जनरली लोग दोस्ती को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं एज कम्पेयर टू योर। यहाँ भी दोस्ती के एलिमेंट्स है, पर अगर आप प्रोफेशनल दुनिया में देखोगे, मुंबई की प्रोफेशनल दुनिया में देखोगे, इट्स रिलेशनशिप्स आर लेस इंटेंस। वहाँ दोस्ती भी इंटेंस होती है यार। वहाँ पे सब रह रहे हैं ना। जब आप किसी जगह पे जब आप रहते हो, आपका घर होता है, आप पूरे टाइम अपनी फैमिली के साथ रहते हो, तो आपका जो वो इमोशनल अटैचमेंट है वो तो वहाँ पे बरकरार है ही। फिर आपके दोस्त हैं आसपास, तो वो जो दोस्त है ना वो फैमिली रह रही है, इसलिए वो दोस्ती वो कंटिन्यूसली काफी टाइम से चली आ रही है। तो इसलिए वो दोस्ती बनी हुई है। यहाँ पर सब लोग बाहर से आए हैं और हर बंदा अपने काम के लिए आया है, वो हर बंदा आगे बढ़ने के लिए आया। तो उसके बाद ज़्यादा टाइम वेस्ट करने को है नहीं कि वो बैठ के दोस्ती करे या करे। दिल्ली में चल रहा है, धंधा चल रहा है अपना, शाम को मिलेंगे 3 घंटे बैठेंगे तो दोस्ती अपने आप ही चल जाएगी। वो कुछ काम नहीं है तो। मैंने ये नोटिस किया कि जो लोग यहाँ पले बड़े भी है, उनके डेफिनेशन ऑफ रिलेशनशिप अलग होते हैं इन टर्म्स ऑफ। वो मैं यहाँ रह के देखता हूँ। हाँ, ये आपको नोटिस होगा, बताऊंगा तुझे। मतलब जितनी मेरी फैमिली दिल्ली से है, वो कहते हैं कि वहाँ हर कोई रॉ है इन अ गुड वे। मतलब जो अंदर है वो बाहर दिखाते हैं इन टर्म्स ऑफ इवन इफ इट इज बदतमीज हैं वही करते हैं, बदतमीजी करते हैं। जो अंदर है वही बाहर दिखा देते हैं। यहाँ के थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में रहना पड़ता है तो रहते हैं वैसे। हाँ शायद। ओके, कुछ बताइए मुझे। ये बताओ मुझे TRS हिंदी क्या है, TRS और इंग्लिश क्या है? मतलब 2 पॉडकास्ट है, एक इंग्लिश पॉडकास्ट, एक हिंदी पॉडकास्ट। बस तो मुझे इंग्लिश के लायक भी नहीं समझा, मुझसे पूछा भी नहीं तूने कि मैं इंग्लिश में कर सकते हैं। ऑडियंस अलग है। इंग्लिश में सिर्फ 3 टॉपिक सक्सेसफुल होते हैं, एक जियोपॉलिटिक्स, दूसरा भूत प्रेत, और भूत प्रेत इंग्लिश में हो रहे हैं। हाँ बहुत ज्यादा। आई डोंट नो हाउ, पर फॉरेन ऑडियंस भी इंग्लिश पॉडकास्ट कंज्यूम करती है, तो दे एंजॉय ऑल दिस कंस्पिरेसी थियरीज। तीसरा टॉपिक क्या है?
तीसरा टॉपिक इज लाइक वेरी डीप, मतलब साइकोलॉजी ऐसे। और ये बात तो तुम करते हो? नहीं, लोग करते हैं, आप जैसे अच्छा, लोग जो करते लोग हैं। हैं, मैं सवाल पूछता हूँ और मैं व्यूज हासिल करता हूँ आप लोगों की वजह से। Nice. सो थैंक यू। इस पॉडकास्ट पर बहुत सारे व्यूज आने वाले ये हैं आपकी देखूंगा मैं, वजह से। साइकोलॉजिस्ट वाले देखूंगा, मैंने देखे नहीं है वाले। ओके, अभी हैवी कर दे पॉडकास्ट को। जैसा मर्जी कर ले, अब मैं तो आ चुका हूँ। ओके, तुम्हारे स्टूडियो में बैठा, अब जो करना है कर ले। मैं तुझे Okay. बता भी दिया कि मुझे Alright. अभी कुछ काम नहीं है अगले 2-3 घंटे। खुद की मौत के बारे में सोचते हो आप? हाँ, आई थिंक सभी सोचते हैं। आप सोचते हो? मैं सोचता हूँ। क्या सोचते मैं तो मतलब बस यही सोचता हूँ कि हाँ, कभी भी आ सकती है। तो मुझे मतलब ऐसा पर्सनली बहुत ज़्यादा लगता है कि लाइफ अनसर्टन है, और उसका एक रीज़न है कि वो अनसर्टन है, तो इसलिए लाइफ को इतना कैजुअली नहीं लेना है कि मैं उसे वेस्ट करूं, और इतना कैजुअली भी नहीं, मतलब इतना ज़्यादा सीरियसली भी नहीं लेना है कि मैं सोचता ही रहूं कि कल क्या होगा। तो मैं एंजॉय करता हूं जितना मुझसे हो सकता है। मैं रोज़ जीता हूं कि आज जिएंगे, बाकी कल का कल देखी जाएगी। हाँ, लेकिन डर तो बना ही रहता है यार पूरे टाइम, किस चीज़ का? कि मर जाएंगे, ये सब खत्म हो जाएगा। ओके, हाँ, वो जॉन साहब का एक शेर है, मुझे याद नहीं आ रहा क्या है, तो उनका एक शेर है ऐसे कि हम दो लोग, बेसिकली उसका जो जिस्ट है वो ये कि हम दो इतने खूबसूरत लोग हैं। इट्स अबाउट रिलेशनशिप, आई एम टेलिंग यू अबाउट समथिंग रिलेटेड टू मी एंड माय सोल, कि हम इतने खुशनसीब लोग हैं कि हम साथ में रहते हैं, और एक ऐसा सितम आएगा कि हम मर जाएंगे। तो वो वाला फैक्टर रहता है मन में कि हाँ ठीक है, बट ठीक है, ये तो होना ही है, इसमें क्या कर लेंगे, हमारे हाथ में थोड़ी। ओके। स्टैंड अप कॉमिक्स फिलोसोफर्स भी होते हैं मेरे अकॉर्डिंग। नहीं, नहीं, बिल्कुल स्टैंड अप नहीं। कॉमिक्स स्टैंड अप कॉमिक्स होता है। हाँ, आधे तो वो भी नहीं होते। मतलब आधे स्टैंड अप कॉमिक भी नहीं होते। बताइए। इंडिया में तो शायद कोई भी नहीं है, सब बन रहे हैं अभी, सबने सीखना शुरू किया है। 10 साल पुरानी इंडस्ट्री है, तो हम तो सभी सीख रहे हैं। अभी बन जाएंगे, जब एक टाइम आएगा जब हम एक्चुअली स्टैंड अप कॉमिक्स बन जाएंगे। इतने सारे व्यूज कैसे मिलते हैं बस्सी साहब? ये जनता को पता होगा, मुझे नहीं, ये क्या आप पता। बताइए, आपने कुछ मैथमेटिक्स क्रैक करी है यहाँ। मुझे तो भाई, मुझे यूट्यूब जो पता है, मुझे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करनी नहीं आती है। ओके, हाँ, वो बैठे पीछे रोहित भाई, उन्हें आती है। Okay. मुझे नहीं आती। रोहित भाई इतने सारे व्यूज, आई एम किडिंग, बताइए। नो आइडिया भाई, मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं तो ऐसे ही वीडियो डाल दी थी, बस वो चल गई, और उसके बाद मुझे लिटरली कुछ नहीं पता है। मुझे ना इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम का कुछ पता है कि कैसे चलता है, Okay. ना मुझे रील डालने में मौत आती है, मुझे वीडियो डालने में मौत आती है, मुझसे नहीं चलता। तो ये जो चल रहा है, ये किसी यूट्यूब वाले बंदे से ही पूछो कि क्या चल रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। ओके ओके। और ये मुझे क्या बोल रहा हो, तुम्हारे उस पर भी तो इतने ही आते हैं। हाँ, पर पॉडकास्ट है आपके बारे में, तो आपके पर्सपेक्टिव से तो हमें आज व्यूज मिलेंगे। नहीं, तो वैसे भी तो यार, ये तो बाद में शुरू किया ना, उससे पहले तो वायरल हो चुका था ना। ठीक है, ठीक। बियर बाइसेप्स तो उससे पहले। मुझे पूछना है वैसे, बियर बाइसेप्स का क्या मतलब है? मतलब पहले जब इस चैनल की शुरुआत हुई थी, थॉट ये थी कि वील ओनली मेक फिटनेस वीडियोस, और मेरे लाइफ का गोल सिर्फ ये था कि मुझे एक जिम खोलना है। फिर वो गोल बदल गया, डिसाइड कि हाँ जिम चेन खोल लूंगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ज़्यादा पैसे डिजिटल मार्केटिंग में होते हैं, और उसकी वजह से आई शिफ्टेड द कंटेंट आल्सो अवे फ्रॉम फिटनेस। पर जैसे आप पॉल लेवेक जानते हो? पॉल लेवेक नाम सुना है? ट्रिपल एच नाम सुना है? सेम है, उसका नाम पॉल है। हाँ, पॉल लेवेक। तो पर ट्रिपल एच हर कोई लाइफ खराब कर दी इसने। अच्छा ज्यादा ट्रिपल एच था यार आज तक। क्या पॉल लेविक? पॉल लेवेक। ओके। तो पर ट्रिपल एच जानते हो ना? सेम लॉजिक है भाई, कि उसकी तरह पानी उछाल स्कूल में इतना पिटे हम। कि मैं आपको एक छोटे भाई की तरह पूछ रहा हूँ कि भैया बताइए, क्या किसी ने आपका दिल कभी तोड़ा है? हाँ, मुझे आज मतलब इतने सालों बाद अगर मैं उस चीज को वापस देखूं, तो मुझे लगता है कि किसी बंदी ने नहीं तोड़ा है, मैं ही था। मेरी हरकतें इतनी अच्छी थी नहीं कि मैं उनको इस तरह से देखूं कि उसने मेरा दिल तोड़ दिया। क्या, हर इंसान अपने चीजें अपने तरीके से देखता है। वो उसने जिस तरह से देखा होगा उसने देखा होगा, मैंने जिस तरह से देखा मैंने देखा। उस टाइम मुझे लगा कि अब ये तो मेरे साथ गलत कर दिया, बट एक्चुअली मैं आज पलट के देखता हूँ तो कुछ किसी ने कुछ गलत नहीं करा, सब ठीक है। कुछ हैं जिनके बहुत बुरे हार्ट ब्रेक होते हैं। उसमें भी एक दूसरा नजरिया ये भी है कि कभी किसी का दिल टूटता है तो एक्चुअली दिल दोनों ही लोगों का टूटता है। जो रिलेशनशिप से बाहर जाते हैं, दिल दोनों का टूटता है। एक सैड होता है तो हमें लगता है इसका ज्यादा टूट गया, एक गुस्सा होता है उसका भी बराबर टूटता है, क्योंकि उसे भी तो नहीं मिला ना वो चीज जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था तुमसे। तो टूटता तो दोनों का ही है। अब वो लेता कौन किसी कैसे है, वो अलग बात है। आपकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग क्यों है आपके अकॉर्डिंग? लोग किन चीजों पर कनेक्ट करते हैं? दोस्ती मुझे लगता है कि वो एक
विपुल सर बोलते हैं कि मेरे अंदर से एक वाइब आती है कि मैं कॉलेज का वो सीनियर हूँ जो सबको साथ लेके चलता है। हाँ तो वो मेरे साथ अभी भी आती ही होगी। हाँ और ये मुझे 2-3 लोग बोल चुके हैं, विपुल सर बोल रहे हैं तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, वो जिंदगी जिया हुआ आदमी है। तो एक वो रीज़न हो सकता है जो कि काफ़ी हद तक है भी। दूसरा ये कि हमारा जो अभी कंट्री का जो यूथ है, जो अपनी पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसे बोलते हैं कि अपना 65% आई थिंक यूथ चल रहा है ना अभी देश में, तो उनसे रिलेटेबल मटेरियल है वो। तो अगर मैं उनकी लाइफ को हिट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली अगर वो ज़्यादा है, मेजोरिटी में है, तो व्यूज आएंगे ही ना। अब नेशनल लेवल कॉलेज सीनियर बन चुके हो। हाँ वो मान सकता है कि हाँ मैं सारे कॉलेजेस का मिला के सीनियर हो गया हूँ, सारे हॉस्टल्स में रह लिया हूँ मैं। तो वो रीज़न है। वो वाले लोग जिन लोगों को मैंने टारगेट किया था अपने कंटेंट से, वो लोग मिल गए हैं तो, और वो हैं बहुत ज़्यादा, तो व्यूज ऑब्वियसली ज़्यादा। ओके बस्सी भैया, फेम के बाद क्या आपको फीमेल अटेंशन भी ज़्यादा मिल गया? ज्यादा का पता नहीं, फीमेल अटेंशन ऐसा मेरी जिंदगी में कभी कम तो रहा नहीं कि मैं बोलूँ कि बिल्कुल था ही नहीं है कुछ भी, ऐसा मैं कभी कुछ नहीं बोलूँ। आई फील कि फेम के बाद हर किसी के लाइफ में इंक्रीज हो जाती है फीमेल अटेंशन या ऑपोजिट सेक्स की अटेंशन। नहीं यार, वो तो लेने के ऊपर भी है ना कि आप फीमेल अटेंशन ले रहे हो या मेल अटेंशन ले रहे हो, तो आपको पता चलेगा ना एग्जैक्टली कि बढ़ गई है या कम हो गई है कुछ। देखो ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई बंदा फेमस हुआ है तो उसे ऑब्वियसली ज्यादा लोग जान गए हैं। अब ज्यादा लोग जानेंगे और क्योंकि आप फेमस भी हो, आपको पसंद भी कर रहे हैं, तो उनमें से कुछ लोग आपको अटेंशन देंगे, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। बट आप उसे ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, तब आपको पता चलेगा कि कितनी मिल रही है और कितनी नहीं मिल रही है। मैंने ली नहीं है बहुत ज्यादा। ओके, मे बी आपको एक अलग प्रोफेशन में अडल्ट लाइफ एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। माई चेंज वाज स्ट्रेट आफ्टर कॉलेज, इसलिए आई फील कि मेरा पूरा लाइफ का एक्सपीरियंस बदल गया था। इट वाज अ वेरी बिग डिफरेंस जिस तरह से पीपल। हाँ, और मैंने उस फेज को मिस आउट कर दिया। मतलब जिस फेज से आप गुजरे हो, जहाँ आपने नॉर्मल अडल्ट लाइफ देखी है, मैंने बस ये देखा है स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज। वो मैं मानता हूँ, वो मैं फिर से एज अ कॉलेज सीनियर मैं वो चीज़ देखता हूँ जो यंग लड़के हैं, से आप भी हो, जो जिन्होंने वो कॉलेज के बाद 4-5 साल उसमें नहीं जिए, जो आपका जॉब प्रोसेस था, जॉब थी, या उसमें नहीं जिए, जिन्हें एकदम से, या जो 18-19 साल के फेमस हो जाते हैं, टिकटॉकर्स हैं, जो भी हैं, जो भी कंटेंट वो क्रिएट कर रहे हैं, जो भी जिस भी फील्ड में, स्पोर्ट्स पर्सन है, कुछ भी हैं, जब वो आप उस एज में जब आप फेमस हो जाते हो ना, और अगर आपके पास एक प्रॉपर हाथ ना हो किसी मेंटोर का, सीनियर का, पेरेंट्स का, बड़े भाई बहन का, किसी का भी, तो आपको बहुत मुश्किल है वो हैंडल करना मेंटली। बिकॉज आपको नहीं पता, 24 साल मैं खुद मानता हूँ कि 24 साल की उम्र में मेरे पास आज जितनी सक्सेस होती और आज जितना पैसा होता, आज जितना नाम होता, मैं आदमी को आदमी ना समझता, मैं किसी और दुनिया में जी रहा होता, और मैं ऐसा होता कि तुम हो कौन, मैंने करा है जो करा है। और ये बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता ये है। नेचुरल है, इसमें कुछ नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपके सर पे हाथ नहीं है वो वाला, आपको बताने वाला है कि बेटा बैठ जाओ, ये जा भी सकता है, और ये किस्मत वालों को मिलता है, तो उसको सेलिब्रेट करो, उस पर ऐंठ मत दिखाओ, इसको सेलिब्रेट करो। वो चीज़ अगर आपको बताने वाला नहीं है, तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, बहुत नॉर्मल है। बट मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने वो 4-5 साल इतना अपने लाइफ में अलग अलग काम करके, धीरे धीरे करके, मैं रोज जी रहा था वो एडल्ट लाइफ जो आप बोल रहे हो, तो मेरे सर पे नहीं चढ़ा कुछ भी। मैं इसके लिए बहुत मतलब खुश नसीब मानता हूँ कि थैंक गॉड कि मेरे लिए कुछ सोचा हुआ था भगवान ने कि अच्छा ये मिल रहा है मुझे, तो मैं इसलिए ऐसा रहता हूँ कि हाँ ठीक है। अब बोल रहे हैं सबसे दोस्ती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, तो मैं वो हो भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने वो जी लिया। मैंने इतना नीचे जाके देख लिया कि मुझे ऊपर आने की कीमत पता है, तो इसलिए। कितने नीचे तक गए? बॉटम जितना था, सबसे नीचे बैठा था, मेरे पास कुछ था थोड़ी ना। बताइए। मतलब मैं कितना 3 महीने तो 2-2.5 महीने तो मैं ऐसा था कि मुझे घर से निकलना ही नहीं है, मुझे रूम से भी नहीं निकलना, मुझे कुछ नहीं करना, मेरे बस की नहीं है कुछ करना। तो अपने आप को मैंने मान लिया था कि भाई नहीं आता मुझे कुछ, हो गया मेरा सब खत्म। आपकी एज क्या थी तब? 28 आई थिंक, 27। मतलब ये डायरेक्टली कॉलेज के बाद नहीं था? हाँ 4 साल बाद, 3 साल। क्यों, पर क्या हुआ? कुछ नहीं, वहाँ जो कर रहे थे वो हो नहीं रहा था। मैंने पहले यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, वो समझ में आ गया मुझे कि मेरे बस की नहीं है करना, और फिर एक रेस्टोरेंट खोला, वो बंद हो गया। एक जॉब कर रहा था, उसमें मन नहीं लगता था, कुछ काम भी नहीं था कुछ खास, बेसिकली सीखने को कुछ नहीं मिलता था, तो फिर मुझे यूजलेस लगते हैं वो काम।
जिसका मुझे पैसा भी मिले और मैं कुछ सीखूं भी ना तो फिर यूजलेस हो, मेरे लिए काम को मतलब नहीं उस बात का। तो वो भी वहाँ पे मन नहीं लगता था, फिर वो छोड़ दी, फिर बैठा था घर में। ऐसा लगता था ना, मुझे बचपन से ऐसा लगता था कि मैं कुछ तो अच्छा ही करूँगा, कुछ तो बड़ा ही करूँगा। जिस तरह से मैं अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में जिस तरह से मैं रहता था, या जो बेसिकली मुझे कोई काम मिलता था तो मैं कर लेता था उस चीज़ को। मैं उसमें ऐसा फेलियर था नहीं। मुझे पढ़ाई करने को दोगे मैं पढ़ लूँगा, खेलने को दोगे मैं खेल लूँगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बेस्ट खेल लूँगा या बेस्ट पढ़ लूँगा, पर जितना करना होगा उससे बेटर ही कर जाऊँगा, अबव एवरेज कर जाऊँगा। बट लाइफ में मैं अबव एवरेज भी नहीं कर पा रहा था, मैं एवरेज भी नहीं कर पा रहा था। तो आपको खुद लगता है मैंने 26-27 और फिर घर वालों से बोलो कि और दे दो थोड़े से पैसे, इस महीने के भी दे दो, अभी काम करना है, तो थोड़ा खराब लगता है अंदर से आपको खुद ही कि यार मेरे माँ बाप मुझे जहाँ से उठा के लाए थे, जहाँ से उन्होंने पढ़ाया है, तो खुद आपको लगता है कि यार उन्होंने इतनी मेहनत करी थी हमें, क्योंकि उनके लिए सिर्फ पढ़ाई थी कि पढ़ के ही आगे निकल सकते हैं। तो उन्होंने सब कुछ दिया था जो आप पढ़ के आगे निकल सकते हो, बट शायद मैंने ही वो सीरियसली नहीं लिया। मुझे पढ़ के निकल जाना चाहिए था अभी तक कहीं ना कहीं। तो वो आपको खराब लगता है कि अभी भी कैसे बोलूँ उनसे वापस से कि मुझे तो अभी भी पालो, क्योंकि अब तो मेरा टाइम आ गया ना उनको पालने का। नॉट एग्जैक्टली पालना, बट उनको संभालने का, क्योंकि उन्होंने कर दिया जो उन्हें करना था यार। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ निकाल दी और सिर्फ एक सपने पे कि बच्चे कुछ कर दें। तो अब हमारी बारी है, तो वो मुझे लगता था बहुत खराब, तो वो मेरा बॉटम था, और वहां से फिर निकल गए। तो अब ठीक है, इसलिए मैं कैसे निकले? कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही बाई चांस बस सोचा कि मैं ये कुछ लिखता रहता था, मैं कुछ कुछ करता रहता, पढ़ता रहता था। तो मुझे लगा कि चलो लिख ही लेते हैं। तो मुझे लगता है मेरा यूपीएससी की में भी इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मैं कोर्स की किताब के अलावा सब कुछ पढ़ता था, सिलेबस के अलावा मैं सब पढ़ता था। मुझे कुछ कुछ भी इंटरेस्टिंग दे दो 6 महीने तो मैंने गुलजार साहब पे निकाल दिए। तो मुझे लगता था लिखते हैं, कुछ कुछ मैं लिखता रहता था। फिर मैंने सोचा एक बार ऐसे ही स्टैंड अप कॉमेडी में भी कुछ करके देख लेंगे, क्योंकि कर ही लेते हैं हम। तो एक बार ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो मैंने ऐसे ही फेसबुक पर ढूंढा कि कहाँ होती है ये, मुझे पता चला गुड़गांव में होती है। मैंने क्या बात कर रहा हूँ, मुंबई में नहीं होता ये? क्योंकि आर्ट तो ऐसा लगता है मुंबई में होती है कि दिल्ली में थोड़ी कोई आर्ट कर रहा है। तो मैंने कहा गुड़गांव में होता है ये। मैंने कहा सही है, गुड़गांव तो मैं जा ही रहा हूँ अभी। तो एक किसी कंपनी में इंटरव्यू देने वाला था, तो वहाँ पे जाना था मुझे। तो मैंने फिर वो अप्लाई किया। तो रोहित भाई चलाते थे उस टाइम कैनवस, इनका एक जूनियर था आकाश, उसको मैंने मेल भेजा। आकाश ही नाम था रोहित भाई। आकाश को भेजा, मेल भेजा कि भाई ऐसे ऐसे मैं करना चाहता हूँ ये। तो उसने बोला स्क्रिप्ट भेजो। मैं कहा क्या होती है स्क्रिप्ट? क्या भेजनी है स्क्रिप्ट? उसने बोला 4 मिनट का कुछ जोक्स भेजो। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चों को, आगे बोल दूंगा कुछ कुछ। तो उसने बोला किस चीज के बारे में बोलोगे? तो मैंने बताया, मैंने कहा ऐसे कुछ भी बोल दूंगा, मतलब ऐसे तैयारी कर रहा था यूपीएससी की, नहीं कर पाया, तो ऐसा कुछ कुछ मैंने भेजा उसको। तो उसने कहा ठीक है आ जाओ। तो मैंने आके चला गया, मैंने जाके परफॉर्म किया 4 मिनट। तो ठीक है, लोगों ने दो बार ताली वाली बजा दी। मैंने कहा ये तो सही है। ये तो किल हो गया पहली बार में। तो बट मेरा उसमें ऐसा नहीं था कि मैं इसको आगे करने जाऊंगा। मैं शौक से करने गया था कि चलो एक बार करके आते हैं, क्योंकि कूल लगता, मुझे भी कूल लगता था कि यार स्टेज पे गए, माइक पे बोल के आए, बहुत दिनों बाद स्टेज पे गए हैं, ऐसे बोल के आए हैं, पीछे कैनवस लाफ क्लब लिखा है। तो मैंने वीडियो भी मांगी थी, 2,500 की वीडियो देते थे तब वो लोग। तो मैं कहा वीडियो दे दो। तो मेरा ये था कि एक बार कर लिया, इसी वीडियो को अब जिंदगी भर दिखाता रहूंगा सबको कि देखो कितना टैलेंटेड हूं मैं। अगर आगे करता तो फोड़ देता। एक वीडियो का गोल था। मुझे कहा ये रिलेटेड है, ये थोड़ी ना पता था कि करियर बन सकता है। कर लिया शौक में कर लिया था। और तो अब तो क्या ही अब। बोलिए। उसमें क्या है ना कि उसमें रोहित भाई का बहुत बड़ा हाथ। उन्होंने बोला उसी दिन कि आ जाना नेक्स्ट। उन्होंने एक लाइन बोली थी कि तू नेचुरल है, ढंग से करेगा तो आगे जाएगा। एंड ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। कोई बकवास नहीं, आज भी ऐसे ही है, कोई बकवास नहीं फालतू की। आई थिंक ही इज द बेस्ट जज ऑफ जोक्स, क्योंकि उन्होंने सबके सुने हैं, सारे सुने हैं, 1000 बार सुने हैं। तो इन्होंने बोला तो मैंने कहा ठीक है आ जाऊंगा। मैं 2-3 बार और किया, उसके बाद मुझे मजा आने लगा। बस फिर आज जो है तो ऐसे ही हुआ, कुछ नहीं, तुक्का बिड़ा भाई मेरा। मुझे लिटरली ऊपर वाले ने बोला कि चलो ये करके दिखाओ। मैं कर देंगे सर, कर दिया। उन्होंने कहा वेरी गुड, करते रहो। ओके। अब थोड़ा थोड़ा रोहित शर्मा की तरह दिखते हो हल्के से। मुझे लगता है हर दाढ़ी वाला सेम दिखता है। हम सब सेम दिखते हैं, बस किसी का मुंह लंबा होगा तो वो आदित्य रॉय कपूर वाली कैटेगरी में चले जाएंगे अगर सुंदर है तो, वरना हम तो सारे एक जैसे दिखते हैं। मैं रोहित शर्मा भी दिखता हूँ, मैं किसके साथ दिखता हूँ, मैं मोहम्मद शमी भी लगता हूँ अगर दाढ़ी ठीक कर लो तो। अगर शमी मैं हम कुछ भी लग सकते हैं, थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ा, थोड़ा सा कम कर दे, कुछ भी लग सकते हैं। ओके। आप पॉडकास्ट कंज्यूम करते हो एट ऑल? यार मैं सच बताऊं तो मैं कोशिश करता हूँ, ओके, बट मैं कर नहीं पाया हूँ अभी तक।
मेरी बहुत कोशिश है कि मैं ऐसे स्पॉटिफाई पे ढूंढ के और उसको कंटिन्यूसली सुनूं और करूं। तो क्या, एक तो मुझे लगता है ये जो रील्स का जो नशा चढ़ गया है ना दिमाग में, ये बहुत खराब है। और मेरी फीड इस टाइम सड़ चुकी है। मेरी फीड पे इतनी गंदी गंदी रील आती है भाई, उन्हें देखने में जो मजा आता है इतनी गंदी, मैं कसम बता रहा हूं, मैं जिसको भेजता हूँ मुझे ब्लॉक कर दे तो मुझे इतना मजा आने लगा उन्हें देखने में कि मुझे लगता है इससे मेरा कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन मैं डूबने को तैयार हूँ मुझे ये देखना है कितना गंद मचा सकते हैं ये लोग इतने इतने से बच्चे, वो ऐसे दिल टूटने के कुछ, वो एक रील चलती, वो हाथ छोड़ दिया उस लड़की का, फिर उस लड़के ने पकड़ लिया, फिर उसका पकड़ लिया, और मुझे इतना मजा आता है वो देखने में। तो मैं उस चक्कर में काम की चीज नहीं देख पा रहा हूँ अब ये मानो कि पॉडकास्ट काम की चीजें होती है। काम की चीज है यार। आप किसी बंदे के पर्सपेक्टिव जानने को मिल रहा है, आपको उसके इनसाइट जानने को मिल रहे हैं, तो तुम लोग एक्चुअली नोबल काम कर रहे हो भाई। तुम लोग हमें उन लोगों से मिला रहे हो जिन लोगों से हम खुद जाके कभी बात नहीं कर पाते, हमें मौका नहीं मिलता उनसे बात करने का। हम तुम्हारे थ्रू एक्चुअली हम बात कर रहे हैं उनसे, हमसे वो सब जानना चाह रहे हैं, जान ले रहे हैं जो हम जानना चाहते हैं तुम्हारे थ्रू। तो बड़ी बात है भाई। लोई ह्यूमन साइड दिख जाती है। ह्यूमन साइड हम देखना भी चाहते हैं किसी की भी, वो हमें एक्चुअली दिख जाती है तुम्हारे चक्कर में। तो pretty awesome. ओके, आपको कैसे लेबल्स मिलते हैं जनरली पब्लिक आई में, अकॉर्डिंग टू यू? समझा नहीं क्या मतलब तो आपको क्या मिलता है? फॉर एग्जाम्पल, ओके ठीक है, मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ, फिर आप अपने नजरिए से आंसर कीजिए। ओके, जैसे मुझे एक लेबल दिया जाता है टॉक्सिक हसलर, मतलब हार्डवर्क को कुछ ज्यादा ही प्रमोट करते हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब रील्स जस्ट आए थे तब गेम एल्गोरिथमिक थी, ठीक है। कुछ टॉपिक्स बहुत ज्यादा प्रमोट होते थे एल्गोरिथम पे, कुछ टॉपिक्स बिल्कुल नहीं। मैंने हर टाइप का कंटेंट किया अपने करियर में, और उस फेज में मोटिवेशनल कंटेंट चल गया एल्गोरिथम पे, तो बहुत ज्यादा मोटिवेशनल कंटेंट बना। और अब तक वो इमेज मेरा इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ क्रिटिसिज्म, क्यों नहीं, वो तो कहता है कि हमेशा हासिल करना चाहिए। बट मैंने हीलिंग पर भी कंटेंट बनाया, मैंने ट्रैवलिंग पर भी कंटेंट बनाया, मैंने हर चीज देखा ही नहीं बाकी किसी ने। हाँ जी, भाई किसी ने देखा ही नहीं, वही वाला हाँ हाँ। एक ये दूसरा अभी आजकल लेबल है सूडो साइंस एक्सपर्ट, क्योंकि मैं भूत प्रेत के बारे में पॉडकास्ट बनाता हूँ, मैं एलियंस के बारे में पॉडकास्ट, मैं सवाल कर रहा हूँ, वो भी इसरो साइंटिस्ट से, वो भी काफी ज्यादा एडवांस स्पिरिचुअल लोगों से। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग बैड सवाल पूछने में, पर आई थिंक कि जब भी आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलती है, आपका कंटेंट या आपका नाम वहां तक पहुंच जाता है जहां उसे शायद पहुंचना भी नहीं था, और उन लोगों तक पहुंच जाता है जो कभी आपको फॉलो करेंगे भी नहीं। तो ये है मेरे लेबल्स। बसी भाई आप बताइए। यार देख, मेरे लेबल्स हैं कि मैं फनी हूँ, ठीक है, ठीक ठाक दिखता हूँ, ठीक ठाक आदमी हूँ, ठीक। अब मूवी में भी कर लिया तो शायद आगे चल के भी ठीक ठाक काम कर लूंगा, ठीक है। मेरे बस यही लेवल्स हैं। अब मैं इसका रीजन बताता हूँ। आप टॉक्सिक हसलर हो या नहीं हो, ठीक है, ये बात मुझे नहीं पता थी आज तक। आप स्यूडो साइंस एक्सपर्ट हो या नहीं हो, ये बात मुझे नहीं पता थी आज तक। तो आई जस्ट बिलीव ये बात आपको भी नहीं पता होनी चाहिए, क्योंकि आपने मुझे सिर्फ 2 ही लेवल बताए जो आपके मोस्ट नेगेटिव लेवल्स हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने आपका कोई कंटेंट नहीं देखा आज तक। जब मुझे पता चला कि आपके साथ पॉडकास्ट करना है, तो अगर मुझसे कोई पूछे कि रणवीर अलाहाबादी कौन है, तो मैं बोलूँगा बड़ा इन्फ्लुएंसर है, बड़ा आदमी है, बड़ा इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। वो है आपका लेवल, ठीक है। अब आप अगर सिर्फ अपने नेगेटिव लेवल चूज करोगे तो आप अपने साथ गलत कर रहे हो। आप जो बोल रहे हो हमारा कंटेंट वहाँ तक पहुँच गया जहाँ तक पहुँचना भी नहीं चाहिए था, तो इसका पॉइंट ये है कि हमने सिर्फ वही वाला देखा, क्योंकि नेगेटिव कमेंट ऑब्वियसली आपको ज्यादा हर्ट करते हैं, क्योंकि आपकी नजर ही उस पर जाती है। आपको पॉजिटिव नहीं दिखेंगे, आपको लव यू बस्सी भाई, लव यू बस्सी भाई, लव यू बस्सी भाई 5 नहीं दिखेंगे, आपको दिखेगा ये क्या बोलोगे, ये किसने लिखा है, क्या फिर उसकी प्रोफाइल पे जाओगे, 70 फॉलोवर है, 70 फॉलोवर लड़का मुझे ऐसे कैसे बोल रहा है। आपके ऊपर आप लेते क्या हो? 5 लव यू बस्सी भाई मिले हैं ना, इसको लेके चलो ना। कंटेंट वहां तक पहुंच भी गया, अगर जिन लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए था, ये देखो ना वहां पहुंच गया जहां पहुंचना चाहिए था, और वो लोग ज्यादा हैं, तो वहां रहो ना। वहां रहेंगे तो ठीक है, हमारे सारे लेबल अच्छे ही हैं भाई, हमें जो भी मिल रहा है अच्छे से ही मिलता है। हमें वो मिलते थोड़ी है जो नहीं मिलना जिन्हें। ओके, जिसने कमेंट किया भी है आपके घर नेगेटिव, वो आपसे कभी आके मिलेगा थोड़ी ना, क्योंकि उससे तो आप पसंद ही नहीं हो। आपसे मिलेंगे वही जो आपको पसंद है, तो फिर ठीक है ना, लाइफ अच्छी चल रही है। मुझे क्या, मुझे नेगेटिव लेबल चाहिए ही नहीं, भाड़ में जाए।
पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगा, थैंक यू, आपकी भैया एनर्जी फील हुई अभी, एंड मैं आपको एक कॉन्वर्सेशनल हग देना चाहता हूँ, एज एन हग नहीं देना चाहता, ये बना लेना, आज के लिए बना देते हैं ना। दूसरी चीज, जेन्युइनली क्योंकि हमारी शुरुआत फिटनेस में हुई, मुझे नेगेटिव कमेंट्स इतना अफेक्ट नहीं करते, क्योंकि फिटनेस की दुनिया में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है, और मैंने अलग अलग जॉनर्स किए हैं, शायद उस जॉनर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी, आई डोंट नो अगर अब है या नहीं, क्योंकि मैं अभी फिटनेस की दुनिया में नहीं हूँ, बट मैंने उसका सामना किया एट एज 22, और आई फील कि मेरी इमोशनल साइड इन अ वेरी नाइस वे मर गई उस फेज में। Okay. तो मैं अभी ठीक हूँ नेगेटिव कमेंट्स को लेकर, मैं इन लेबल्स को भी थोड़ा ऑब्जेक्टिवली देखता हूँ, और आई अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव यू केम फ्रॉम, बट ये मेरी लाइफ का प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक्चुअली आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा, मेरी लाइफ का प्रॉब्लम एट दिस स्टेज वर्क लाइफ बैलेंस है, Okay. जो शायद आपका भी थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। मेरा पूरी लाइफ का प्रॉब्लम ही हुआ है बस, मतलब मेरा सब मेजर प्रॉब्लम है वर्क लाइफ बैलेंस। क्या सोचते हो वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, और ये आप क्यों, मतलब प्री कॉमेडी भी ये एक प्रॉब्लम था आपकी लाइफ में? वर्क ही नहीं था, प्रॉब्लम क्या होती, लाइफ ही लाइफ थी। पहले लाइफ थी तो प्रॉब्लम थी, वर्क नहीं था। वर्क आया तो वर्क लाइफ प्रॉब्लम आ गया। बट आई थिंक पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस होना, बट आई पर्सनली थिंक कि मैं इससे ज़्यादा तवज्जो देता नहीं हूँ फिलहाल, क्योंकि बहुत मुश्किल से मुझे काम मिला है। लाइफ तो थी मेरे पास पहले भी, आगे भी रही जाएगी, तो मैं इसे कैसे ना कैसे करके सीख जाऊंगा एक टाइम पे आगे, बट फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि जो इतना काम मुझे मिल गया है मैं करता रहूँगा, ठीक है। मुझे बैलेंस अभी नहीं बनाना, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ यार, मुझे याद नहीं मैं लास्ट टाइम कब सोया था ढंग से, सेम, मुझे आइडिया भी नहीं है। मैं होटल जाता हूँ, स्वीट बुक करते हैं हम, सोफे बैठते हैं, कितनी बार मैं उस बेड तक भी नहीं गया हूँ। मैंने एक स्टोरी भी डाली थी पहले, मैं उस बेड तक नहीं पहुंचा हूँ जिस बेड जो हमने बुक करे सोना था। वहाँ बैठे होटल के कमरे में, वहाँ से निकले, शो किया, शो से वापस आए, रात को फ्लाइट है, फ्लाइट पकड़ी, शहर चेंज किया, वहाँ शो किया, वो किया, और ये हर जगह है। मैं तुझे बता, मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ और मैंने एक जगह देखी। मुझे नहीं पता, मुझसे आज कोई पूछे कि सियाटल में क्या देखा तो मैं बोलूँगा हाँ मैं एक जगह गया था, ऊपर तक गया था, एक वो पॉइंट का जो भी पॉइंट है उनका, वो स्काई पॉइंट करके कुछ है, मैं वहां तक गया था, बट वहां पहुंच के भी मैं काम ही कर रहा था। मैं यही पूछ रहा था कि हाँ अगले शो का क्या सीन है, कब निकलना है, कैसा क्या सीन। तो हालत बुरी हो, मैं उस पर लिखा भी था कि एक मेरे हिस्से की नींद इन शहरों में बढ़ गई, घर बनाने की जिद में जिंदगी होटलों में कट गई। ठीक है, और वो हो गया मेरे साथ। मुझे नहीं पता कि मैं दिल्ली में घर लिया हुआ, मैंने रेंट पे लिया हुआ, पर दिल्ली में घर लिया हुआ है। मैं आज तक उस पूरे घर के हर जगह नहीं बैठा, ठीक है। मुझे नहीं पता उस घर में पूरे उसमें क्या है। मैं एक ही जगह एक सोफे पे बैठा हूँ और वहां से एक बेड पे सोया हूँ, और मुझे किचन में नहीं पता कौन सा सामान कहाँ रखा है, क्योंकि एक साल में मतलब पूरा टोटल 1 महीना नहीं रहा हूँ मैं वहाँ पे। अब बॉम्बे में बता रहा था मैं आपको कि लेने वाला हूँ, यहाँ भी नहीं रहूँगा। तो मेरे तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत मेजर प्रॉब्लम है, बट ये कैसे ठीक होगी मुझे पता भी नहीं अभी। बट सच बताऊँ तो मैं ठीक करना ही नहीं चाहता, क्योंकि मुझे ये है कि जितना काम मिल रहा है कर लो चुपचाप शांति से, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिला है, तो मुझे है कि ठीक है कर लेते हैं। तो अब ये वर्क लाइफ बैलेंस आपको किसी और से पूछना पड़ेगा जो कर रहा हो इस चीज में। एटलीस्ट रिलेटेबिलिटी फील हुई कि आप भी उसी चीज से गुजर रहे हो। सब गुजर रहे हैं भाई, किसी को नहीं पता कैसे करना है। नींद और ये वर्क लाइफ बैलेंस, चैन नहीं है भाई जिंदगी में एक पैसे का भी, पता ही नहीं होता क्या चल रहा है। हाँ, फेम का ये एस्पेक्ट पब्लिक जनरली नहीं जानती, स्पेशली वो लोग जो फेम को एक पेडेस्टल पर डालते हैं कि यार फेमस होना है, इंस्टाग्राम पे नंबर्स से, ये बिल्कुल नहीं समझते। नंबर्स मिल जाते हैं, पर अगर आपको सस्टेन करना है तो ऐसी लाइफ जीनी पड़ती है। बिल्कुल, ये तो है ही ना यार। सक्सेस मिलना एक तरफ है, सक्सेस को मेंटेन करना दूसरी तरफ है। मेंटेन करने में बहुत मेहनत है। बहुत कम लोग इस चीज को जानते, बहुत कम लोग। मतलब हर कोई ना एक रियलिटी को विजुअलाइज करता है कि हाँ 20 साल बाद 30 साल बाद शायद एक घर होगा, फैमिली होगी, मॉम डैड होंगे घर पे, पर कोई उन 20-30 सालों के डिटेल्स को विजुअलाइज नहीं करता। करेक्ट? क्या जाना अपने सक्सेस को मेंटेन करने के बारे में? कंटिन्यूस एफर्ट है ये ऐसा नहीं है कि आपको मिल गया तो अब ये बस मिल गया। और कोई नाक की मणि तो है नहीं कोई कि रखी रहेगी और इसमें से सब कुछ होता रहेगा। आपको रोज ही चलाना है, रोज ही करना है, रोज मेहनत करनी है। और जितना ज़्यादा आप बढ़ते जाओगे उतनी ज़्यादा आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएंगी, उतना ज़्यादा आपको और बेहतर होना है। साथ के साथ आपको अपना क्राफ्ट पे भी काम करना है, जो जिसकी वजह से आपको ये मिला है सब कुछ। तो क्राफ्ट को भी साथ के साथ करना है। अब क्योंकि आप पब्लिक पर्सनालिटी हो चुके हो तो आपको पर्सनली भी इवॉल्व होना है कि एक
बेटर ह्यूमन बीइंग, क्योंकि लोग आपको कुछ लोग आपको अपना आइडल भी देखते हैं, तो अब आपको पर्सनली भी बहुत बेटर होना है। तो कुल मिला के पड़े हैं। कुछ ना कुछ करना ही चल रहा था। अभी ऐसे तो मेंटेन होगा नहीं, इसके लिए बहुत मेहनत लगेगी। तो वही मेहनत है और उस मेहनत ने मार रखी है, तो कर रहे हैं। ठीक है, अब कोई घर बैठे बोल दे कि ये तो हाँ भैया मैं ठीक है, मैं मानने को तैयार हूँ, मैं बहुत काम कर रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। आई थिंक बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसा कैसा है मीडिया में, ये मीडिया में ही नहीं होता है, हमारी इंडस्ट्री में भी होता है, हर इंडस्ट्री में होता है। लोग कुछ भी सोचते हैं यार, क्यों सुनना है उनका यार, लोग कुछ भी सोच सकते हैं, खाली बैठे लोग। आई फील कि जब आप एक पब्लिक पर्सनालिटी बन जाते हो तब ये एक और फैक्टर ऐड हो जाता है कि आपका कैरेक्टर भी लोग नोटिस कर रहे हैं। एंड जो आप हमने इंस्टाग्रामर्स टिकटॉकर्स के बारे में बात करी, यू आर ग्रोइंग अप इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब आप अपने 20s गुजार रहे हो दुनिया के सामने, तो ऑब्वियसली आपका कैरेक्टर परफेक्ट नहीं है। आई डोंट फील कि अब भी मैं कुछ परफेक्ट हूँ। 3 साल पहले लगा था कि मैं परफेक्ट बन चुका हूँ, फिर पता चला कि नहीं, दैट्स नॉट ट्रू। हम्बल होना ज़रूरी होता है इस दुनिया में। और ये कैरेक्टर एनालिसिस, कैरेक्टर एक्सिंग, कैरेक्टर असैसिनेशन, ये एक अलग तरह का प्रेशर डाल देता है एक फेमस इंसान पर। और जो आपने कहा कि हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट्स नहीं, हम किसको पूछें। आई फील कि मान लो अगर आप एक अपकमिंग बॉलीवुड एक्टर हो, आप जाकर आमिर खान से पूछ सकते हो या जो भी, हम किसको पूछें? लाइक वी डोंट हैव अ रेफरेंस। हम पहली जनरेशन है डिजिटल के, प्लस सब काम भी तो हम अलग अलग कर रहे हैं ना। अब तुम जो काम कर रहे हो वो किसी और ने किया ही नहीं है। इस जनरेशन में भी 3-4 हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा शायद एग्जैक्टली जो तुमने किया है वो किसी ने भी नहीं किया है। तो यू आर द ओनली वन। तुम्हारी दुनिया है ये, ठीक है? तो अब तुम्हें ही देखना है कैसे करना है इस पे। और दूसरा जो हम्बल वाली बात है ना, उस चीज में मुझे एक चीज लगती है पर्सनली, जो लोग बोलते हैं कि आप तो बहुत हम्बल हो। अच्छा लगता है, ऑब्वियसली हर बंदे को अच्छा लगता है। मैं तो किसी को, मुझे तारीफ बहुत अच्छी लगती है, करते रहो जितनी मर्जी कर दो। आपकी दाढ़ी, आपकी बट जो लोग ऐसे बोलते हैं ना, किसी भी आर्टिस्ट को, किसी भी सेलिब्रिटी को ऐसे बोलते हैं कि आप तो बहुत हम्बल हो, ठीक है? पॉइंट ये है कि हम्बल सबको होना चाहिए, चाहे वो सेलिब्रिटी है चाहे नहीं है। अगर आप एक किसी व्यक्ति से जो आपसे सड़क पे कुछ खाना मांग रहा है, कुछ कर रहा है, आप उसे उस तरह से नहीं देख रहे हो जिस तरह से आपको देखना चाहिए, आप उसे ऐसे बोले चले यहाँ जाए ऐसे जो भी, तो आप भी हम्बल नहीं हो, ठीक है? भले ही आप कुछ भी करते हो, भले ही बैंक में जॉब करते हो, लेकिन ऐसे देखते हो तो आप भी हम्बल नहीं हो, ठीक है? इट्स जस्ट दैट आप अपने से नीचे के बंदे को या फिर उस जरूरतमंद को आप उस तरह से नहीं देख रहे हो, तो आप भी लाइफ में हम्बल नहीं हो, ठीक है? तो ऐसे किसी आर्टिस्ट को बोल देना कि ये तो बड़ा बदतमीज है, फोटो नहीं खिंचाया, ये चला गया, ठीक है, तो बिल्कुल भी हम्बल नहीं है। अगर ये बात आप किसी ऐसे इंसान के लिए बोल रहे हो जिस इंसान का काम आपको पसंद आता है, वो आप इस तरह से देखते हो कि यार ये क्या बढ़िया काम करता है, फिर आप ये बात उसके बारे में बोलते हो, तो आप भी हम्बल नहीं हो, ठीक है? हम्बलनेस आपके हर एस्पेक्ट में आती है लाइफ के। आप किसी भी इंसान से बात करते हो, दूसरे इंसान के लिए आप वो करते हो, तो आपकी वो इंसानियत झलकाता है कि कैसे हो, तो आपको हर जगह आपको भी हम्बल होना ही चाहिए, ठीक है? रही बात ये कि मैं अब इस मुकाम पे पहुंच गया हूँ तो मुझे हम्बल रहना है, ठीक है, मैं उस चीज़ के ऊपर बोल रहा हूँ, नहीं, मुझे हम्बल वैसे भी रहना था लाइफ में। वो मेरी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट होना ही चाहिए। अगर मुझे, मैं तब से वो गुड बॉय और तो मेरे वो लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है, तो वो तो मैं हमेशा से मुझे रहना ही है। तो इट्स नॉट लाइक कि मैं आर्टिस्ट बन गया तो मुझे अब ये है कि मुझे हम्बल रहना है, कुछ नहीं। कभी लगेगा कि हाँ ठीक है, नहीं रहना तो ठीक है, तो वो वाला पॉइंट है। बाकी मैं भूल गया हूँ कि मैं बकवास करके रहता हूँ। ऑनेस्टली पता हम किन चीज़ों के बारे में बात करते हैं? मेंस इमोशनल हेल्थ एंड मेंस इमोशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स। क्योंकि इन बातों से लोग डरते हैं ऑनेस्टली, और स्पेशली मोस्ट ब्रो ग्रुप्स, ठीक है? पार्टीज पे अगर आप मिल रहे हो अपने ब्रोज से, अगर आप साथ में दारू पी रहे हो, अगर आप चिल कर रहे हो, तो जब कोई भी वल्नरेबल होने लगता है ना, कोई और एक जोक मार देता है टू ब्रेक द टेंशन, और वो जोक भी अच्छी लगती है पर उससे मेरे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। और ये मैं मेरे एक ब्रो के साथ करता था, उनका नाम है जरवान बंशा। मतलब मैं उनको एज 14 से जानता हूँ, तो 16 सालों के लिए वो मेरी लाइफ में रहे हैं एंड बहुत कुछ देखा है साथ में। पर पिछले 5 सालों से मैंने उनसे सिर्फ की है, क्योंकि रिलेशनशिप ऐसी बन गई थी, लाइक वी वर जस्ट, हम एक दूसरे के बकचोद फ्रेंड्स थे। उन्हें मुझे कुछ सीरियस कहने की कोशिश करी और मेरा ऑटोमेटिक ब्रो रिस्पॉन्स ये था कि मैं उनका मजाक उड़ाने लगा, ये क्या क्या बोल रहे हैं, ये सब हो गया। ये हमारा एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है एज गाइस कि हम अपने ब्रोज की बातें
कभी कभी अननोइंगली ब्रश ऑफ कर देते हैं। आप ये मानते हो? हाँ, मैं तो उस पर जोक्स भी करता हूँ। लड़के साथ में सीरियस नहीं हो सकते यार, उन्हें नहीं समझ में आता, उन्हें लगता है कि ये सब नहीं चल पाएगा। मजाक उड़ा दो बस एक दूसरे की, कैसे भी करके एकदम जिंदगी खराब कर दो। और वो है, वो अनसेड रूल है लड़कों के उसका कि सीरियस बात नहीं करनी है। और वो उनका फिर वो भी है ना कि बुरा भी तो नहीं मानते ना, और वो दवाई की तरह भी होती है इन वे। हाँ, मतलब वो ये कि चलो देखी जाएगी, वो वाला एटीट्यूड है वो। अब ये सही है गलत है इसमें तो मैं इस डिबेट में तो नहीं घुसूंगा, पर हाँ होता तो यही है भाई। बाकी ऐसा भी नहीं है, मतलब मेरे पर्सनल जो ग्रुप्स हैं उनमें कभी कुछ किसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात होती है तो हम सीरियस भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बस वो ये कि ज्यादा देर नहीं हो पाते हैं। तो 2 मिनट बाद ऐसा अंदर से लगने लगता है कि एक जोक तो बनता है इस बात पे। हाँ, मतलब इसे समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, इसे बताऊंगा मैं इसके साथ हूँ, पर एक बार इसे बोलने का बहुत मन कर रहा है। तो वो तो रहता ही है यार, वो इंटीग्रल पार्ट है उस दोस्ती का। ऐसे कैसे, अगर दोस्त ने एक दूसरे को नहीं माना तो फिर क्या ही माना। जितनी ज्यादा गाली उतनी पक्की दोस्ती। हाँ, मतलब जितनी ज्यादा बेइज्जती, जितनी ज्यादा बेइज्जती उतनी मतलब ज्यादा जितना घटिया इंसान आप अगले वाले को बता सकते हो ना, उतना करके आप उससे सबसे ज्यादा प्यार कर सकते हो उससे। ये पता नहीं लॉन्डो के अंदर क्यों सोच के खराब लग रहा है मुझे। है तो आप ये मानते हो? पर ओके, मैं कंटेंट वाइज ये कह रहा हूँ, आई फील कि एक कंटेंट का वेव आने वाला, और कंटेंट इज ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कल्चर। यानी कि जो दुनिया में हो रहा है, अगर उन चीज़ों के ऊपर आपने कंटेंट बनाया तो आपका कंटेंट भी चल जाएगा। फिर एक मेंस इमोशनल हेल्थ का एक वेव आ रहा है दुनिया भर। अमेरिका में स्टार्ट हो चुका है, अभी भारत में लोग इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा डीप लॉजिक है इसके पीछे। आप सोचो इसके बारे में। आई फील कि हमारे फादर्स को, मैं पूरे फादर्स के जनरेशन को क्लासेस नहीं मिले इन हाउ टू बी अ गुड फादर। और इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें फादर के रोल में होनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें आप मोस्ट लाइफ की बहुत सारी चीज़ें अपनी मम्मी से सीखते हो, और बहुत सारी चीज़ें आपको अपने पापा से सीखनी चाहिए। पर हमारे फादर्स की जनरेशन को वो ट्रेनिंग नहीं मिली है कि बेटों को कुछ चीज़ें कैसे समझाएं। आप ये मानते हो? मैं एक और पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा। हाँ प्लीज। मैं अभी 30 साल का होने वाला हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम अ गाय इन हिज 30s। हाँ, तो मैं बताता हूँ उस पर्सपेक्टिव से भी समझाइए। हाँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। ओके। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगती हैं कि थेरेपी में मुझे पता चली हैं कि हाँ, मेरे चाइल्डहुड से अफेक्ट होती हैं वो चीज़ें। ठीक है, उस टाइम पे अगर कुछ और चीज़ें हुई होती तो मैं शायद उस चीज़ में ना घुसता, मैं कुछ बेटर कर रहा होता। ठीक है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्यों नहीं सिखाया उस टाइम पे। ठीक है, क्या चीज़ें हैं उन पर मैं नहीं घुस रहा हूँ, पर मैं आपकी बात बता रहा हूँ। मैं अपने फादर से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता था कि उन्होंने नहीं सिखाया मुझे उस चीज़ पे वो करना है। ठीक है, मैं इस चीज़ को जिद नहीं मानता। ठीक है, मुझे हाँ पता है कि हाँ ये होना चाहिए था। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड मुझे ये देखना है, मुझे ये भी पता है कि मेरे फादर ने जितना किया वो भी पॉसिबल नहीं था किसी इंसान के लिए करना उस सिचुएशंस में। ठीक है, इट वॉज नॉट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू एवरीथिंग। ही इज नॉट अ परफेक्ट मैन, ही वॉज ऑल्सो लिविंग हिज लाइफ, ही वॉज ऑल्सो लर्निंग एवरी डे। तो उन्होंने जितना कर दिया मैं शुक्रगुजार हूँ उसका। ठीक है, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ कि हाँ कल को मैं बाप बनूँ तो मैं उन चीज़ों को कवर कर लूँगा। स्टिल मेरे बच्चे को मुझसे शिकायत होगी कि आपने मुझे एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं सिखाई जो उस जनरेशन को उस टाइम पे पता चलेगी। ठीक है, तो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, तो रादर हम इस चीज़ में डीपली घुसें कि क्या हो जाना चाहिए था, इट्स बेटर कि अभी हम उसको कितना हद तक कैसे ठीक कर सकते हैं। अपनी नॉर्मल अपने चीज़ों को अपने इनकलकेट कर लो ना, खुद बेटर होने की कोशिश कर लेते ना। ठीक है, आगे चीज़ें हो जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे बोलने से ये हो जाएगा या आपके सोचने से हो जाएगा। थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको बहुत टाइम लग सकता है, हाँ तो कर लो। जस्ट दैट ब्लेम करना ठीक नहीं है। हम उसे ब्लेम ना करके हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हम हैं उस एज में। ठीक है, टेक्निकली तो देखा जाए तो यार आप 30 साल के ये सोच रहे हो कि मेरे फादर ने क्या किया क्या नहीं किया। मेरे फादर 21 साल में फादर बन गए थे। अगर मुझे 21 साल में बच्चा हो गया होता, मैं माँ कसम खा के कह रहा हूँ इतना खराब पालता ना मैं उसको, क्योंकि मुझे ही तमीज नहीं, मुझे अभी तक नहीं है ढंग से तमीज। तो उन्होंने वो कर लिया यार, और हम उनसे अगली जनरेशन है। अगर हम अभी तक इतना है तो वो लोग तो बहुत अच्छा कर गए यार। ओके, मैं आपको 2 पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा। बिल्कुल दीजिए। पहला पर्सपेक्टिव कि मैं अभी भी नेविगेट कर रहा हूँ इस सब्जेक्ट को, इसलिए मैं आपको ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ। और जितना मुझे पता चला है मेंटल हेल्थ की नेविगेशन से, एटलीस्ट भारत में मोस्टली चाइल्डहुड फैक्टर्स होते हैं रिलेटेड टू योर मेंटल। और जो आपके पेरेंटल रिलेशनशिप्स है, आपके डैड के साथ जो आपकी रिलेशनशिप थी, आपके मॉम के साथ जो रिलेशनशिप थी,
उससे आपकी अडल्ट मेंटल हेल्थ और अडल्ट डिसीजंस बहुत ज़्यादा डिसाइड होते हैं, ठीक है। मेनली भारत में ये साइकोलॉजी से मुझे, इसलिए आई ब्रॉट अप पेरेंट्स सो अर्ली। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि मेरे डैड के साथ मेरी खुद की रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी, शायद 20 साल के मैं उनसे बात नहीं किया प्रॉपरली, और ये कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया में। बहुत सारे लड़के उनके डैड से ज्यादा बात नहीं करते, शायद कभी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या शायद कुछ इंसिडेंट्स की वजह से बात नहीं कर पाते, या शायद जैसे मेरे केस में अल्फा वर्सेस अल्फा हो जाता है घर पे। मतलब बचपन से अगर कोई इंसान अल्फा है वो बचपन से अल्फा होता है, करेक्ट? एटलीस्ट मेरे केस में था, एंड ये मैंने नोटिस किया। वो भी अल्फा थे घर पे, इसलिए वो भी अल्फा थे, मैं भी अल्फा था, तो बचपन से उनके साथ टक्कर होती रहती थी। फिर एट एज 29 ऑलमोस्ट, अभी मैं 30 ईयर्स का होने वाला, लास्ट ईयर जून में मेरी लाइफ में कुछ हुआ। मैं उस इंसिडेंट के बारे में मैंने बात करी है एक पॉडकास्ट पर, थेरेपी मान लो उसे। तो थेरेपी में पता चला कि मेरे बाकी लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं पर्सनल लाइफ में या मेंटल हेल्थ रिलेटेड, वो तब सॉल्व होंगे जब मैं उनके साथ चीज़ें सॉल्व करूंगा। तो इस एक साल में मैंने उनके साथ चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करी है। योर पेरेंट्स ऑलवेज डिड व्हाट दे थॉट वाज राइट, मतलब उन्होंने उस सिचुएशन में वो डिसीजन लिया। तो मैं कभी डैड को अभी एट एज 30 ब्लेम नहीं करता, पर मैं डेफिनेटली सर्कमस्टांसेस और लैक ऑफ कंटेंट को थोड़ा ब्लेम करता हूँ, और वो भी उनकी गलती नहीं है, यूट्यूब आज के ज़माने में। बट अभी मैं क्या कर सकता हूँ खुद को हील करने के लिए? शायद जो आने वाले जनरेशन है ऑफ डैड्स, मैं उनको बता सकता हूँ कि यार भाई ये देख। वही मैंने बोला ना, आप अपने पापा को ब्लेम करने से अच्छा है खुद अपने अंदर ही डालो ताकि आप एक अच्छे फादर बन सको। ठीक है, गाली तब भी खाओगे तुम तो बच्चा और वो हो जाएगा पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि आई पर्सनली फील कि अगर आपको पता ही है आपका वो ट्रॉमा आपके मन से नहीं गया है, कुछ भी है, तो आप थेरेपी लो पहली चीज तो। ठीक है, थेरेपी से घबराओ मत। ठीक है, और आपको तो पता ही है सिर्फ इंस्टाग्राम पे मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट लिखने से नहीं होगा, जाके काम करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने भी लिया, मैं भी गया हूँ, काफी बेटर हुआ हूँ, उसके बाद आज भी हो रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ काम उस पर। ठीक है, रहता है दिमाग खराब, ठीक है, आप हो सकता है कल को दोबारा चला जाऊँ। ठीक है, तो आप जाओ थेरेपी लो, आपको पता चलेगा कि अच्छा ठीक है भाई ये चाइल्डहुड की वजह से हो गया था। सबके केस चाइल्डहुड नहीं होते, पर हाँ मोस्ट ऑफ द केसेस हैं चाइल्डहुड प्रॉब्लम, आपको ये हो गई थी। ठीक है, मुझे ये बात पता चल गई अब। ठीक है, अब मैं जाके इसको थोड़ा ठीक करने की कोशिश करता हूँ। मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, पास्ट है, हो चुका। ठीक है, अब आपसे अच्छे से रिलेशनशिप रख लेते हैं। ठीक है, अच्छे से नहीं रख पा रहे हैं, मान लो बातचीत ही नहीं होती है, बंद हो गया। ठीक है, तो समझ में तो आ गया ना क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब इतना रखते हैं। ठीक है, इनसे ग्रज नहीं रखेंगे, फालतू का ग्रज रखने से और दिमाग ही खराब होगा। ठीक है, मैंने ये सीख लिया, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मुझे अपनी प्रॉब्लम की जड़ पता चल चुकी है, अब मैं अपने आप को सुधारने के काम पे लगूंगा। ठीक है, ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम बेटर हो जाएंगे। अब मैं बैठ के यहाँ पालथी मार के बस यही बोलता रहा हूँ कि वो तो पापा ने मुझे उस टाइम पे ये नहीं बताया, वरना आज मैं होता प्राइम मिनिस्टर। है बात क्यों पास्ट को चेंज नहीं कर सकते तो ब्लेम गेम क्यों करना? ठीक है, अब ऐसे तो फिर हार ही मान ली ना अपने लाइफ से। आपने तो ऐसा कर दिया कि उस एक इंडिविजुअल ने उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में एक आपके साथ एक इंसिडेंट कर दिया, तो उसकी वजह से आपकी लाइफ पूरी पूरी खराब हो चुकी है। आपने तो लाइफ का मतलब ही बदल दिया। ऐसे तो फिर इस टाइम पे आप हो जो हो वो खराब मेंटली फक्ड अप हो, अगर आप उसी चीज में पड़े हुए हो। तो अब जो आप जिसके साथ भी कुछ भी कर रहे हो, जिस भी इंसान के साथ, आप गलत ही कर रहे हो ना। आप उसके साथ 100% हो ही नहीं, आप खुद का दिमाग ठीक नहीं है, तो आपने वो खराब कर रहे हो। तो अगर वो हो रहा है, मैंने भी 10 बार किया होगा ये हरकत, ठीक है, बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इट रादर टेलिंग देम टू फिक्स देयर पास्ट। ठीक है, मैं अपना फ्यूचर ज्यादा ठीक करने की कोशिश करूंगा। तो हम वो करेंगे तो हम थोड़े ज्यादा खुश रह सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अगर हम ब्लेम गेम में पड़े रहेंगे तो मुझे नहीं लगता उससे कोई फायदा होने वाला है। पता है इसमें चैलेंज क्या है? इसमें चैलेंज ये है कि फॉरगिवनेस बहुत मुश्किल चीज होती है किसी, आई थिंक सबसे मुश्किल चीज होती है। बट आई एम वेरी लकी कि मैं कर लेता हूँ, वेरी लकी कि मैं कर देता हूँ माफ। ठीक है, इसमें मुझे एक चीज खराब लगती है, क्योंकि मैं माफ कर देता हूँ तो मैं हर बार एक्सपेक्ट करता हूँ सामने वाला मुझे भी कर देना चाहिए। उसमें मैं कभी कभी टशन दिखा देता हूँ कि मैंने तो कर दिया तो इसने क्यों नहीं करा। ठीक है, वो ऑब्वियसली गलत है मेरी तरफ से सोचना, क्योंकि मैं क्यों करूँ, उसकी मर्जी। हाँ, उसे रखना है ग्रज। ठीक, तो वो एक है। बट मैं लकी हूँ इस चीज में कि मैं कर देता हूँ। मैं किसी से ग्रज नहीं रखता। मुझे आज तक याद नहीं कि मुझे कुछ याद आया हो कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, कुछ नहीं। अब एज मोटिवेशन यूज नहीं करते उन सिचुएशंस को खुद को मोटिवेट करने के लिए? हाँ, मैं मोटिवेटेड ही रहता हूँ यार। ओके। मुझे लगता है कि मुझे काम करना बहुत पसंद है जिंदगी में। ठीक है,
वो कुछ भी काम हो सकता है, जो भी मैं करता हूँ, ठीक है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मुझसे खाली नहीं बैठा जाता। फिर मुझे एकदम ऐसा, मैं छुट्टी लेता हूँ आजकल और फिर मैं पॉडकास्ट करने आ जाता हूँ। मुझे अभी टेक्निकली अपने घर पे शांति से बैठ के कोई पिक्चर देखनी चाहिए थी, तो मैं मोटिवेटेड रहता यार, मुझे तो अच्छा लगता है कि ठीक है चलो और कुछ करते हैं, नया कुछ सीखने को मिलेगा, नए लोगों से मिलने को मिलेगा और 4 चीजें पता चलेंगी। ठीक है, करेक्ट मी, ठीक है, ये मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दूंगा अगर आपको ये लगता है कि ये गलत पर्सपेक्टिव है। मैं एक कॉलेज फ्रेंड से मिला बहुत टाइम बाद और उन्होंने एक बात की और मुझे लगा हाँ यार सही बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी लोग हमारी एज के, मेरी एज के 28, 29, 30, वो कुछ ना कुछ फकअप हुआ है उनकी लाइफ में, कुछ ना कुछ फकअप हुआ, या तो फैमिली के साथ, या तो एक रिलेशनशिप के साथ, या जस्ट अभी शादी करी और डिवोर्स होने वाला है, करियर में कुछ फकअप हो रहा है, पर कुछ बड़ा फकअप हो रहा है। ये आपने नोटिस किया था आपके लेट 20s में या अर्ली 30s में कुछ ना कुछ ऐसे फकअप हो रहे, क्योंकि जब आप कॉलेज में होते हो, जब आप जस्ट कॉलेज से निकले हुए होते हो, आपको ये लगता है कि 29-30 तक सब सॉर्ट हो जाएगा, बट दैट्स नॉट ट्रू। एक बहुत बड़ा फकअप जनरली हर किसी की लाइफ में होता है। देखो अब मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आपने बोला था मेरी लाइफ में फकअप हुआ, ठीक है, मैं उसे मेजर फकअप बोलना चाहूंगा, क्योंकि माइनर बोलूंगा तो तवज्जो नहीं मिलेगी मुझे, है ना। किसने किया वो फकअप? मैंने किया। किसकी नाकामी थी वो? मेरी थी। कौन टाइम वेस्ट कर रहा था? मैं कर रहा था। कौन कॉलेज में नहीं पढ़ रहा था? मैं नहीं पढ़ रहा था। कौन नौकरी को सीरियसली नहीं ले रहा था? मैं नहीं ले रहा था। अब अगर इसे मैं बोलूं कि ये मेरे साथ फकअप हुआ, ये हुआ नहीं, मैंने होने दिया, ठीक है। किसी के साथ रिलेशनशिप में हो सकता है, किसी के साथ जेन्युइनली रिलेशनशिप में गंदा फकअप हो सकता है, ठीक है, किस्मत खराब थी तुम्हारे, साथ फकअप हो गया, ठीक है। अब ये बोलना कि सभी के साथ 28, 29, 30 साल की एज में हमारे साथ तो कुछ ना कुछ मेजर फकअप हुआ ही है, ठीक है, ये बकवास बात है बोलने के लिए, ठीक है, क्योंकि नो बडी इज परफेक्ट। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ फकअप हो ही रहा है और होता ही रहेगा। अगर फकअप नहीं हो रहे हैं तो फिर तो हमें किताब मिली हुई है ना, जिससे हमें सुबह उठ के पढ़ना है कि आज क्या करना है, ये करना है, तो फिर सब ठीक चलता चला जाएगा। अगर ये हमारे पास है और हमारी लाइफ में फकअप नहीं हो रहे हैं तो किस बात का तो मजा है फिर लाइफ का? क्या तो हम स्ट्रगल करेंगे क्या? या तो तुम्हारे पास इतने पैसे, मैं वो किसकी रील आती है, वो डैन बिल्जेरियन तो हूं नहीं मैं, ठीक है, कि मेरी लाइफ का सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट ही देखने को मिलेगा पूरी दुनिया को, ठीक है। मैं जी रहा हूँ, मेरे साथ फकअप भी होंगे, मेरे से कुछ खराब भी होगा, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा भी होगा। इट्स जस्ट दैट हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, मैं भी कोई तुमसे बहुत बड़ा तो हूँ नहीं, 2-3 साल बड़ा हूँ, ठीक है, मैं भी उस एज से निकल के आया हूँ। अभी हम अच्छी चीजों को कम सेलिब्रेट करते हैं और खराब चीजों को ज्यादा गुणगान करते हैं। हम कभी भी ये नहीं बोलते मैं बहुत खुश था, हम लेकिन बड़ा फकअप जरूर बोलते हैं, ठीक है। खुशी को हम ऐसे देखते हैं कि हाँ ये तो था ही, हमें कुछ मिल भी जाता तो हम कहते हैं इतना तो मैं डिजर्व ही करता हूँ। नहीं बे, मिल गया है, इसको इज्जत से रख, ठीक है, संभाल के रख। सबको नहीं मिला ये, ठीक है, बहुत कम लोग हैं जिनके हाथ में आया है, ठीक है। अब मैं आज यहाँ बैठ के मैं ऐसे बाहर जाके बोल दूं अपने दोस्तों में जाके मैं बोल दूं, मैंने कहा यार थक गया हूँ यार, मैं तो बहुत काम कर लिया यार, मैंने तो, ठीक है, मैं तो मतलब नींद नहीं आती यार, मुझे तो सोने को नहीं मिलता है, मैं तुमसे कर सकता हूँ ये बात, ठीक है, क्योंकि अभी हम ये बात कर रहे हैं। मैं अपने किसी दोस्त को जाके बोलूँ जो नौकरी करता है कि यार सोने को नहीं मिलता यार मुझे तो, यार ये हो गया वो हो गया, उसकी जितनी सैलरी है ना, जितनी सैलरी में अपना घर चला रहा है, ठीक है, सो वो भी नहीं पाता, ठीक है। और मैं एक सिचुएशन में ऐसी हो के जहां मेरे पास आज सब कुछ है, मैं उसके सामने बकवास करूँ ना, उसे अपने फकअप गिनाऊं, तो ये क्या बात है, ठीक है। इट्स जस्ट दैट हम जो अच्छी चीजें हुई हैं लाइफ में उन्हें भी याद करो, उन्हें ज्यादा सेलिब्रेट कर लो। मीडियोकर लेवल पे भी सेलिब्रेट करेंगे ना तो भी हमारा वो लेवल बना रहेगा कि हाँ ठीक है, हमारा वो फिक्स रहेगा कि हाँ ठीक है, खुशियां भी तो है ना यार। इसीलिए एज अ पर्सन मेरा दोस्त बन जाओ, फिर तुम्हें मेरी लाइफ दिखाई देगी जो मैंने खुद के साथ करा है। आई सेलिब्रेट एवरी फकिंग थिंग, और मैं ऐसे सेलिब्रेट करता हूँ जैसे ये पार्टी लास्ट है, ठीक है। चाहे वो मेरा स्टैंड अप शुरू करने वाला दिन हो, उसकी एनिवर्सरी हो, चाहे वो मेरा बर्थडे हो, चाहे वो न्यू ईयर हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो कुछ हो, चाहे मेरी मूवी आई हो, चाहे मेरा स्पेशल आया हो, कुछ भी हो। 200-250 लोग की पार्टी रखता हूँ मैं, 200-250 लोग, कितना पैसा खर्च हो कुछ हो, लेकिन मैं सेलिब्रेट करता हूँ। इट्स जस्ट दैट मुझे खुशियाँ भी उस लेवल पर दिखनी चाहिए अपनी लाइफ में कि हाँ खुशियाँ भी तो है ना यार। अब फकअप भी हैं तो वो भी साइड में है। मैं फकअप को बड़ा नहीं होने देना चाहता, क्योंकि मैंने पकड़ के देख लिया जब मैं 26-27 का था कि जरा सी सैडनेस हुई और मैं सैडनेस के ऊपर बैठ गया ऐसे जम के कि यार मैं तो बहुत सैड हूँ। क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में बताया, क्योंकि बहुत ईजी है ये बोलना, सामने वाले से सिंपैथी लेना और बोलना कि भाई मैं तो बहुत सैड हूँ, मेरे तो लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, मैंने करा है, ठीक है। अभी भी ऐसे मोमेंट आते हैं जब मेरा ये करने का मन करता है कि मैं किसी को बोलूं, बट वो मैं अपने बहुत ही खास लोगों से बोलता हूँ, ठीक है,
कि यार नहीं हो पा रहा, ठीक है गले लगा लो एक बार, ठीक है। तो वो अब वो दूसरे इमोशन से निकल रहा है। बट ये मैंने जब स्टैंड अप करना शुरू ही किया था, जब तक मैं वायरल भी नहीं हुआ था, मैंने तभी अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं सैड होकर नहीं बैठूंगा, चाहे मेरी लाइफ में कितना बड़ा फकअप हो जाए, क्योंकि परफेक्ट तो है नहीं लाइफ, फकअप तो होते रहेंगे। तो मुझे ये सीखना पड़ेगा कि भाई ओवरकम करके अगला दिन तो आ जाएगा ना यार। जब साला दिन अगला आ गया, बात खत्म हो गई, तो मैं क्यों वहां पड़ा रहा हूँ, क्यों उस सिचुएशन में पड़ा रहा हूँ, क्यों मैं ये सोचता रहा हूँ कि फलाने आदमी ने मेरे साथ क्यों किया, या उसे ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा करना चाहिए था, वो चीज़ मुझे क्यों नहीं मिली, मुझे मिल जानी चाहिए थी, वो करता रहूँ, इससे मैं अगली चीज़ें भी तो खो रहा हूँ। आज मुझे अब कहीं और होना चाहिए ताकि मुझे अगली चीज़ दिखाई देगी, वो मिल जाए। अगर मैं आज तक यही दुख मनाता रहूं कि मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो सर्टेनली बहुत सारे लोग होंगे जो आज मना रहे होंगे, जो आज बोल रहे होंगे कि यार हमने तो 6 साल दिए थे इस चीज़ को, हमारा क्यों नहीं निकला, हमने भी तो उतनी मेहनत करी थी, या फलाने का क्यों निकल गया है वो। तो यार मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं किसी और को कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये फकअप गिनाता रहूँगा, इस फकअप की कोई वैल्यू नहीं है, ये कल को मुझे किसी काम नहीं आने वाली। आगे बढ़ते हैं, कुछ और करते हैं, पता नहीं लाइफ कहाँ से कहाँ ले जाए। मैं तो सिर्फ एक स्टेज पर चढ़ा था अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारने के लिए, क्योंकि मैं खुश बहुत था। मैं अपने फेलियर को इतना अच्छे से हैंडल किया हूं ना कि मुझे लगता था कि, और उसका सिर्फ एक ही रीजन है, उसका मेजर रीजन सिर्फ एक है, क्योंकि मेरा फेलियर ना होता अगर मैंने कुछ भी ढंग से किया होता, तो मैंने ही तो बदतमीजी करी अपने साथ, तो मैं अब कैसे सैड होके बैठ सकता हूँ कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ। अबे तू आदमी हो तुम, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि दुनिया खराब है? नहीं, तुम्हारी हरकतें देखो यार। तो मैंने इसलिए उसे बहुत हैप्पीली लिया था, मैंने जाके वो स्टेज पे किया एक दिन। उस 4 मिनट के करने के चलते मैं आज एक मूवी करके बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो मैंने आगे बढ़ा था और मैं बढ़ता ही रहा, मैंने कभी काम में कमी नहीं छोड़ी। नहीं हुआ मैं दोबारा सैड, माँ यार काम पे लगो। होते ही रहते हैं यार, ठीक है। कब तक ये बोलते रहोगे कि ये हो गया वो हो गया। एक बात पूछने आपसे, थोड़ा पर्सनल सवाल है, ठीक है, एंड डोंट आंसर इफ यू डोंट फील लाइक, एडिट आउट कर देंगे या नहीं करेंगे इफ यू से व्हाई और नॉट आंसर। अच्छा, मैं एक और चीज, सॉरी, आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ। बोलो। कि अब क्या होगा कि मैंने ये बात बोल दी ना, ठीक है। अब इसके कोई बंदा इसकी रील बनाएगा, ठीक है। वो सिर्फ इतना सा पार्ट उठाएगा जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि फका वका कुछ नहीं होता, आगे बढ़ो, ठीक। वो इतना सा पार्ट उठाएगा और उसको डाल देगा, ठीक है। अब उसके नीचे जितने फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं जिनकी जिंदगी में फकअप चल रहा है, वो लिखेंगे कि हाँ देखो ये सक्सेसफुल हो गया तभी बकवास कर रहा है, वरना तो ठीक है। तो मैं उसके कंटिन्यूएशन में ये भी बोल देना चाहता हूँ कि जो बंदा भी उसको काट कर रील बनाए वो आगे की भी बनाए। मैं ये बोल देना चाहता हूँ कि मैं इतना क्लियरली ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारे फकअप हो गए तो उसको इग्नोर करो, आगे बढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे बढ़ो। यहाँ जो लोग इस पॉडकास्ट को रिव्यू कर रहे हैं, सेम लॉजिक, इस एक पार्ट को हाईलाइट मत करो। हाँ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ इस टाइम ले लो। ये मैं हमेशा से बोलता हूँ, मैंने टेक टॉक में भी बोला है, टाइम ले लो, 6 महीने ले लो, 1 साल ले लो, उस चीज को बेटर करने की कोशिश करो। बट सिर्फ ये सोच के बैठ मत जाओ लाइफ लॉन्ग कि मेरे साथ तो ऐसा हो गया था। तो टाइम ले लो, आराम से करो, हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा रातों रात हो जाएगा, तो फालतू में रील बना के मुझे गाली बकने की जरूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल सी बात करी है मैंने। जब आप थेरेपी के लिए गए, स्पेसिफिकली आपकी लर्निंग शेयर कर सकते हो? मतलब हर किसी की थेरेपी लर्निंग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी थेरेपी लर्निंग ये थी जो मैंने कहा फादर के बारे में, ये वो। आपकी स्पेसिफिक लर्निंग क्या थी? मेरी स्पेसिफिक लर्निंग यही थी कि मैं बहुत कैजुअली ले रहा था लाइफ को, ठीक है। जितने मेरे साथ कुछ भी हुआ है, मेरा चाइल्डहुड, मेरा वो सब मुझे पता है कि ये अब मैं इसको फिक्स नहीं कर सकता, ठीक है ना। ना ही मैं किसी को ब्लेम कर सकता, कोई लॉजिक है नहीं उसका करने का। तो मैं बस सोच सकता हूँ और वही मैं अपने आप को बेटर कर सकता हूँ कि मैं किसी के साथ ऐसा ना करूँ कुछ भी। दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग जो मेजर है, जो ज़्यादा बड़ा चंक है, वो ये है कि मैं लाइफ को सीरियसली नहीं ले रहा था, मैं बहुत कैजुअल था, देखी जाएगी, ठीक है। मैं हूँ आज भी ऐसा है कि देखी जाएगी, लेकिन आज मैं मेहनत कर रहा हूँ, एटलीस्ट मैं अपने काम को बहुत सीरियसली लेता हूँ, वो करता हूँ, क्योंकि अब मुझे इस काम में मन लगने लगा है। उस टाइम भी मेरे काम मतलब मजा सा नहीं आ रहा था, इसलिए मैं सीरियसली नहीं ले पा रहा था, लेकिन उस चक्कर में मेरी पूरी लाइफ कैजुअल हो रही थी। तो बेसिकली मुझे जो थेरेपिस्ट ने बोला था कि आप अपने आप को थोड़ा सा सीरियसली लो, खुद के बारे में तो पता नहीं क्या बोला, तो भूल गया मैं। हाँ, तो मेरी वही लर्निंग थी बेसिक। तो मुझे समझ में आ गया कि ठीक है, मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देता हूँ इस चीज़ को, जाके करता हूँ, इस पर मेहनत करता हूँ, अपने ऊपर मेहनत करता हूँ। अगर मुझे फिट रहना है तो मुझे करना ही पड़ेगा ना, सिर्फ सोच के तो नहीं हो पाएगा। तो सेम मेंटल हेल्थ है, अगर आपको ठीक होना है तो करना ही पड़ेगा। तो करा, अब मैं उसके डिटेल में नहीं घुसूंगा कैसे हुआ क्या हुआ, बट हाँ
वही लर्निंग थी। और दूसरी लर्निंग मेरी है कि बहुत महंगी होती है यार। हाँ बदतमीजी यार, ये तो इतने सारे पैसे लेके बता रहे ठीक हो जाओ, अरे यार पैसे वापस कर, हो जाऊंगा। बेसिकली डिसिप्लिन को हाईलाइट किया। बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में हुआ नहीं, पर हाईलाइट डिसिप्लिन को ही किया कि थोड़ा सा अप्रोच अपनी चेंज करो, थोड़ा तमीज से रहो, अब हो जाएगा। हाँ ये क्या पढ़े हैं, 5 दिन हो गए हैं 5 लौंडे पढ़े ही हैं, कुछ मतलब ही नहीं दिन दुनिया से। खाना आ गया तो खा लिया, नहीं आया तो नहीं खाया, जो मिला खा लिया, और फिर कह रहे हैं लाइफ क्यों नहीं ठीक हो रही। अबे होगी तो तभी जब कुछ करोगे निकलो तो सही घर से, कुछ करो तो। ओके रोहित शर्मा भाई जी नहीं बस्सी भाई, एक आखिरी सवाल आपके। जी भाई। ओके 30 से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, जो भी आपने सीखा है? आई नो कि आप शायद सिर्फ 32 या 33 ईयर्स के हो, बट फिर भी, क्योंकि आई विश कि जब मैं 22 ईयर्स का था किसी ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बोली होती जो मैं अब कंटेंट के थ्रू ट्राई कर रहा हूँ कि 20s के लोग जाने, उसी तरह 30s के लोग एक्चुअली मुझे क्या जानना चाहिए अबाउट 30s? पता नहीं है, मेरे तो अभी शुरू ही हुआ है 30s। जो भी सीखा 30 से स्पेसिफिकली मुझे लगता है यार, एक तो शादी सोच समझ के करना, ठीक है। ये मत सोच लेना 30 के हो गए या 32 से 35 के हो गए तो शादी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट डिसीजन है लाइफ का। कभी कभी आप खुद अनप्रिपेयर्ड हो, इस चक्कर में सामने वाले की जिंदगी बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो प्रिपेयर्ड हो और फालतू में उसके लग जाए, क्योंकि तुमने तो ऐसी कर ली थी बस क्योंकि बाल झड़ रहे थे, ये तो कोई लॉजिक नहीं। तो वो सोच समझ के करना 30s में। बाकी तो यार मुझे ज़्यादा है नहीं मेरे पे, तो मुझे नहीं पता, जैसे जैसे सीख रहा हूँ वैसे वैसे अगले पॉडकास्ट तक बताता हूँ ना। तो शुरू हुआ मतलब पता नहीं 30 से क्या एक्सपेक्ट करोगे, मतलब हो जाएगा सब कुछ, क्या एक्सपेक्ट क्या करना है। ओके हाँ बस काम कर दो, मेरा बस इतना सा पॉइंट है यार, खुश रहो, काम करते रहो, मजे करो, दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करते रहो हर छोटी छोटी चीज़। और ये मैंने बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ से मुझे बहुत फायदा हुआ लाइफ में कि हर छोटी छोटी चीज़ सेलिब्रेट करने लगो। जब छोटी खुशियों को भी आप सेलिब्रेट करते हो ना, तो आपको लाइफ इंपॉर्टेंट लगने लगती है। अगर आप छोटी चीज़ को ऐसे इग्नोर कर दो ना, यार चलिए तो होना ही था, तो आई थिंक मज़ा सा नहीं आता। फिर बड़ी चीज़ भी आप बहुत बड़ा सेलिब्रेशन नहीं करते, फिर बड़ी चीज़ भी एक्यूमुलेट होकर आपको ऐसा लग जाता है कि चलो ठीक ही है, नहीं कुछ भी ठीक नहीं है। इतनी सी भी चीज़ मिल रही है उसको सेलिब्रेट करो भाई, सबको नहीं मिल रही है यार, सबको कुछ नहीं मिल रहा, आपको जो मिल रहा है वो बहुत मिल रहा है यार हर चीज़। बस्सी भाई बस हो गया पॉडकास्ट। चलो जी, मजा आया, बहुत बढ़िया था। कैसा रहा? हमने तो तुरंत कैमरा बंद कर दिया, भरा बैठा था क्या हमसे? अच्छा फोकस के नहीं पर यही था पॉडकास्ट। मजा आया भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सेम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू भाई। मैंने कुछ ऐसी डीप फिलोसॉफिकल चीज़ें एक्सपेक्ट की थी। आई फील कि फिर से मैं ये कह रहा हूँ, जितने भी स्टैंड अप कॉमिक्स होते हैं इन अ वे फिलोसोफर्स होते हैं, ह्यूमन लाइफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसी से खुद का कंटेंट निकाल रहे हैं, और उसके साथ साथ लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो आप जैसे लोग हमें सबसे बेस्ट पॉडकास्ट देते हैं, मतलब सबसे डीप पॉडकास्ट देते हैं। एंड एक लास्ट चीज़ कहना चाहूँगा जो मैंने पॉडकास्ट से ही सीखी है, स्पिरिचुअल पॉडकास्ट के थ्रू या फिल्म स्टार्स से बात करने के बाद या क्रिकेटर्स से बात करने के बाद, आई फील कि हर इंसान की लाइफ में सर्कमस्टांसेस का बहुत बड़ा रोल रहता है, और इसे हम भाग्य कहते हैं, डेस्टिनी कहते हैं। एंड आई डेफिनेटली फील डेस्टिनी होती है, और डेस्टिनी बदल भी आप सकते हो डेफिनेटली, हार्डवर्क के थ्रू, प्रेयर के थ्रू एटसेट्रा, पर डेस्टिनी होती है। पर कुछ लोगों की लाइफ में एक्सट्रीम फेम की डेस्टिनी होती है। ओके, आई डेफिनेटली फील कि आप उन लोगों में से हो जहां आपको बहुत ज़्यादा फेम ऑलरेडी मिल चुका है और बहुत ज़्यादा फेम मिलने वाला है। और आई जेन्युइनली बिलीव कि भगवान उन लोगों को फेम देता है जिनका दिल साफ होता है और जिनके पास चीज़ें हैं कहने को, जिनके ओपिनियंस को एक पेडेस्टल मिलनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। एंड आई फील कि आपके दिमाग में बहुत सारे अच्छे ओपिनियंस हैं, you need to be asked the right questions. तो all the best and थैंक यू भाई, मुझे नहीं पता था अपने बारे में। तूने लास्ट के 1 मिनट में इतनी डीप बात करी, तू मुझे बताना 30s में क्या करना है। मैं तुझसे जान के चले जाता हूँ ना। मैं बस आपकी जर्नी को ऑब्जर्व करूंगा। इवन इफ आई नेवर मीट यू अगेन, आई डेफिनेटली वांट टू पॉडकास्ट विद यू अगेन, बट इवन इफ आई डोंट मीट यू अगेन बाय 2 साल बाद करेंगे दोबारा से, क्योंकि मैं भी रोज इवॉल्व ही हो रहा हूँ, मतलब मैं भी कोशिश ही कर रहा हूँ रोज इवॉल्व होने की। तो 2 साल बाद हो सकता है मेरे कुछ चीजें जो मैंने आज बोली है मैं उनसे डिसएग्री कर रहा हूँ, कुछ चीजें मैं कुछ और नहीं सीख के हूँ, तो डेफिनेटली करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ हर साल एक करेंगे। हाँ अगर बिल्कुल सेम हुआ तो बोल देंगे कि सेम ही है नहीं डालेंगे उसको। अगर कुछ चेंज हुआ, कुछ बदला तो हम डाल देंगे, हम भी रील बनाएंगे ना बिफोर आफ्टर। ठीक है, कुछ बेटर सीख जाएंगे तो फिर अगले साल दोबारा कर लेंगे, हर साल करा करेंगे। बहुत कुछ सीखा आपसे बस्सी भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा यार, बहुत मजा आया मुझे। मैंने
बस वही लास्ट में कोई रील नहीं बनाएगा, ठीक है? पूरा देखना तो देखना, वरना मत देखना, ठीक है? कुछ मत देखना। क्योंकि मैं ही देख लूंगा वो रील, क्योंकि मैं दिन भर रील देखता रहता हूँ। यही होता है पॉडकास्ट का कमाल। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू बस्सी भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। जल्दी लौट कर आइए TRS पर। डन भाई, थैंक यू। थैंक यू। तो ये था आज का एपिसोड दोस्तों। फिर से आउटरो में मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस ये कहूंगा कि इस कॉन्वर्सेशन के बाद आई फील कि मुझे एक लाइफ लॉन्ग भैया मिल गए। ऑनेस्टली इस पॉडकास्ट के बाद जब मैं बसी सर से मिला एक इवेंट पर, तो बहुत ज़्यादा गहरी कनेक्शन फील हो रही थी। एंड आई थिंक यही होता है पॉडकास्ट का मैजिक, कि आप एक दूसरे इंसान के दिल में पूरी तरह से घुस सकते हो, उनके दिल से खुद का दिल मिलाकर बात कर सकते हो। आई एम जस्ट लिविंग अ वेरी ब्लेस्ड लाइफ क्रिएटिंग दिस पॉडकास्ट। हमें ये बताइए कि इस इंसान के साथ हमें और किन चीज़ों पर बातचीत करनी चाहिए। आई फील कि ये हर किसी को हंसाता है, पर इनमें वो काबिलियत है जिसकी वजह से बहुत सारे यंग लोग, स्पेशली यंग मर्द, बहुत कुछ सीख सकते हैं इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में। दिस वाज अनुभव सिंह बस्सी ऑन TRS, और एक और बढ़िया एपिसोड के साथ हम बहुत ही जल्द लौट कर आएंगे।